हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आप डेली सोचते हो कि मैडम सबसे पहले यही लाइन बोल देती है, मतलब आधी हिंदी आधे इंग्लिश। सो मेरे को मे भी आदत हो गई है ऐसे बोलने की। ठीक है, देन आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 9 का चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, बैलेंसिंग, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबर, ये वाला जो टॉपिक है हम इस वीडियो में कवर करेंगे, मीन्स हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक आप क्लास तक बने रहिए। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि हमको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है या क्लियर हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करें कि चैनल पूरा देखते हो तो कम से कम लाइक शेयर तो बनता ही है, एटलीस्ट वो भी कर दिया करो। मतलब एक थंब इम्प्रेशन में तो कुछ भी नहीं जाता है आपका, है ना, टेक्स्ट भी नहीं लगता है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एटम्स। हम एटम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। एटम्स आर द building blocks of matter. It is smallest unit of matter that is composed of 3 subatomic particles. Atoms क्या होते हैं, मतलब किसी भी मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। हम कहते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मतलब उसको खड़ा करने के लिए सबसे पहले ईंटों की ज़रूरत होती है ना। तो वही कह रहे हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इसके अंदर मैटर का, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल होती है हमारी, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो अब 3 सब अटोमिक पार्टिकल्स किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्रोटॉन। द पार्टिकल्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज, they can be found within the nucleus. Mass of proton 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg, represented as P positive. तो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, एक ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। हमें पता है कि मास जो होता है प्रोटॉन का कुछ ना कुछ, अगर देखो एटम है, मतलब अगर एटम है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो मास उसका रहा होगा। अभी कोई एटम जो है वो तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, तो हमें इसका जो मास की पता चला है अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट, तो वो है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg। और जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं पी पॉजिटिव से, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, इस टाइप से उसको शो किया जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी पी पॉजिटिव का मतलब आता है दैट मीन्स वो प्रोटॉन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। दे कैन बी फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व अराउंड इट। ये जो एटम होता है इसके बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। बाकी जो शेल होती हैं आपकी, पिछले हमने स्ट्रक्चर में किया था चैप्टर में कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो ये एटम्स होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, जिनका मास क्या होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg। अब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट ई नेगेटिव से किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लाइक जैसे इंसान होते हैं ना, मतलब कुछ, मतलब लाइक कहते हैं, कहावत होती है कि जैसे कि चिकना घड़ा, मतलब जिसपे कोई असर ही ना पड़ता हो किसी भी चीज़ का, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये कहते हैं ना बेशरम, है ना। तो मतलब इन द सेंस की, मतलब समझाने के लिए, वैसे आपका नहीं है, न्यूट्रॉन बेशरम थोड़ी होते हैं, चार्ज होते हैं, ये तो पार्टिकल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स दे हैव नो चार्ज फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, जो को कहाँ पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिनका मास बेसिकली क्या होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 27 kg। अब न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट एन से ही किया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो आता है, देखो
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, ये जे थॉमसन ने किया था। किस चीज़ के लिए किया था? बेसिकली ये किया गया था ताकि इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन की डिस्कवरी की जा सके। ठीक है, इसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, अब आता है अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन हम इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड करेंगे। फिर जे थॉमसन डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, ही डिड दिस यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब विच इज़ अ वैक्यूम सील्ड ट्यूब with a cathode and anode of one end and created a beam of electrons traveling towards the other end of the tube। उसने क्या किया था, एक कैथोड रे ट्यूब ली थी जिसके अंदर क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके अंदर लो प्रेशर था। मैं आपको मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब डायग्राम के उससे दिखा दूंगी जिसको आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट। मतलब उसने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी। बाकी मैं आपको एक बार उसके प्रेजेंटेशन से बता देती हूँ। ठीक है, जो आपकी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है इसमें इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसको कनेक्ट किया था कैथोड और एनोड रेज से, और उन्हीं दोनों को हाई जनरेटेड वोल्टेज से कनेक्ट किया था। ठीक है, देन इसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ से, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई। तो इन्होंने जब देखा कि जो चार्जेस जा रहे हैं वो एनोड की तरफ क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करती है। नेक्स्ट हम करते हैं, इसलिए इन्होंने इनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, जो हाई वोल्टेज जनरेटर है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एयर एट वेरी लो प्रेशर। मतलब जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि हाई वोल्टेज जनरेटर होना चाहिए और डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर प्रेशर लो होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स पास किए गए तो उन्होंने देखा कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण से कुछ तो मूवमेंट हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया, एनोड की साइड पे जो लास्ट में ये प्लेट है इन्होंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की क्या कर दी, एक लेयर लगा दी, जिसके कारण से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उस पर अट्रैक्ट होंगे, मतलब उस पर जाके टकराएंगे, तो वो प्लेट क्या करेगी, ग्लो करेगी। जिससे इनको पता चल गया था कि कोई तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उनको नाम दे दिया गया कैथोड रेज और एनोड, जिसके आपके यहाँ से क्या हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स की और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। जो एनोड है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया और कैथोड को नेगेटिव चार्ज दिया गया। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें। एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं। कैथोड रे डिपेंड करता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो कैथोड रेज हैं वो डिपेंड नहीं करता। देखो आपको मैं वैसे तो ये मतलब रोटाफिकेशन की कैसे भी पढ़ा सकती हूँ, है ना, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा वो ज़्यादा अच्छा है, और दूसरा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। एनसीईआरटी में आपको एग्जैक्टली दे रखा है, बाकी आप नोट्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार जैसे कि फॉर एग्जांपल ये होता है ना कि हम मतलब डायग्राम के उससे ज़्यादा पढ़ पाते हैं, तो आप पहले डायग्राम को देखना, उसके बाद आप ये मतलब थ्योरी लिखना। ठीक है, लेकिन आपको थ्योरी जैसे नोटबुक में नोट्स उतारोगे तो सबसे पहले थ्योरी लिखनी होती है, देन आपको डायग्राम बनाना होता है। आप वैसे भी कर सकते हो कि आप पहले डायग्राम से कर सकते हो फिर आप थ्योरी लिख सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि आप पहले थ्योरी लिखो, ताकि फिर आप अगर उसको लिखोगे ना तब मतलब कुछ कुछ चीज़ें माइंड में रहेंगी कि क्या हमने लिखा था क्या नहीं लिखा था। अगर और वैसे भी करते हो कि आप पहले डायग्राम से करते हो तो देन आपको दोनों चीज़ें एग्जैक्टली समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। मतलब एटम का स्ट्रक्चर दिया गया था, तो उसके बेसिस पे क्या है, मतलब जब एटम का मतलब थॉमसन मॉडल दिया गया एटम का, तो वो किस टाइप का था। देखो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एन एटम इज सिमिलर टू एज क्रिसमस पुडिंग। पुडिंग का मतलब क्या होता है, ये होते हैं फॉरेनर की काम, हमारे यहाँ तो मतलब दलिया बोला जाता है, दलिया कह लो आप, हलवा कह लो। ठीक है, मतलब एक हलवा जिसके अंदर मतलब आपकी ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक है, द पुडिंग हैड, या फिर दूसरा उसने लिया था एग्जाम्पल लिया था वाटरमेलन का। ठीक है, द पुडिंग हैड पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज वर लाइक प्लम्स ऑन द पुडिंग। मतलब देखो नॉर्मल से मैं आपको बताती हूँ, देखो उसने सबसे पहले क्या किया था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट।
उसने कहा था, हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। उसने कहा था कि कोई भी एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, स्फीयर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, एम्बेडेड मतलब धसे हुए हैं, उसने ये कहा था द इलेक्ट्रॉन्स मतलब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। सो इलेक्ट्रिकली जो मतलब एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं आपके पॉजिटिव मतलब क्या होते हैं चार्जेस, वो होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जो इलेक्ट्रिकली है एटम जो होगा वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बैलेंस हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण से, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण से न्यूट्रल कहला जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ इस टाइप का वो स्ट्रक्चर होता है। वैसे भी मैं आपको वैसे ही मतलब एक स्लाइड दिखा दूंगी जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा एक वाटरमेलन की। उसने कहा था ये कोई वाटरमेलन है, फॉर एग्जाम्पल जो वाटरमेलन का रेडिश पार्ट है ना, ये उसका उसने बोला था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो रेडिश पार्ट है ये आपका, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो कि क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और जो आपके मतलब आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं, ये उसने कहा था कि नेगेटिव चार्ज है जो कि क्या हुए हैं, धसे हुए हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसलिए इसने बोला था कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड है होते हैं उसके अंदर, मतलब धसे हुए होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से उसने कहा था। ये है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जिन्होंने वाटरमेलन को रख के किया था। इन्होंने कहा क्या था कि जो आपका रेड जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, कि ये आपके पॉजिटिव चार्ज है जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है कम्प्लीटली, और ये आपका जो आपके सीड्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आपके नेगेटिवली चार्ज है जो क्या होते हैं, एटम के अंदर धसे हुए होते हैं। एक इसी के अंदर टर्म आती है रेडियो एक्टिविटी, क्या होती है, जो रेडिएशंस क्रिएट करता है, लाइक द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय अ थिन by which an unstable nucleus of an atom loses energy by given out particles। वो क्या कह रहा है, एक ऐसे टर्म जो मतलब एक ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर मतलब कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो एटम क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को लूज करता जाएगा। ठीक है, दिस गिविंग आउट पार्टिकल्स सच एज अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या देंगे हमें, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को शो करेंगे। दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब कंटिन्यू रहना। एन एटम इज अनस्टेबल इफ द न्यूक्लियस हैज़ एन इम्बैलेंस। देखो कोई भी हम फॉर एग्जाम्पल हम हैं, अगर हम इम्बैलेंस हो गए तो हम गिर जाएंगे, राइट है ना। वैसे ही कोई भी अगर एटम है वो अनस्टेबल है तो न्यूक्लियस जो मतलब इसका मतलब क्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपके क्या है, प्रॉपर बैलेंस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रदरफोर्ड मॉडल को आप अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी कह सकते हो, उसको आप गोल्डफॉइल मॉडल भी कह सकते हो। ठीक है, ये भी मैं आपका एज अ डायग्राम आपको शो करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। Rutherford model allowed a beam of fast-moving alpha particles having positive charge to fall on a thin coiled foil. He observed, देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक मतलब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई थी। फॉर एग्जांपल ये कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी फॉइल रखी है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, उसने उसकी चार्ज की मूवमेंट करवाई थी इस टाइप से और वो इस टाइप से टकरा रहे थे। ठीक है, ये कोई भी फॉइल लगा लीजिए आप। ठीक है, कोई भी ये फॉइल है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स है हीलियम के, वैसे टकरा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स वो होंगे टकरा के क्या हो जाएंगे, आगे से सीधे चले जाएंगे, मतलब सीधे से निकल जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो टकरा के थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब हल्के से, कहते हैं ना कि हम टीचर्स को देख के अपनी साइड बदल लेते हैं, दैट मीन्स वैसे ही, मतलब हल्का सा निकल जाना। ठीक है, दूसरा और क्या होता है कि हम एक कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो टकरा के वापस ही आ जाएंगे मुड़ के। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि ऑब्जर्व क्या किया था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या थे, सीधे निकल गए थे गोल्ड फॉइल से। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो स्लाइटली क्या हो गए थे, सम एंगल से क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे। कुछ वेरी फ्यू ऐसे थे जो रिबाउंड मतलब दोबारा वापस आ गए थे। तो उसने ऐसी मतलब देखी थी जब उसने अल्फा स्कैटरिंग की थी, कुछ इस टाइप से था वो। ठीक है, मतलब एटम्स हैं ये, देखो कुछ ऐसे चले गए सीधे, कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस आ गए, कुछ ऐसे थे जो मतलब हल्के सीधे जाके थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, ये मैं आपको मतलब इसका कंक्लूजन क्या था एक तरह से, ये मैं आपको एक बार पहले डायग्राम से समझा दूँ, उसके बाद नहीं करेंगे। ये है आपका रदरफोर्ड मॉडल।
जिन्होंने क्या किया था कि रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया था, अल्फा पार्टिकल्स बोला गया था जो कि हीलियम को लिया गया था। इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक बल्ब के अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। जैसे ही उसके मतलब बीम पार्टिकल्स की पास करवाई गई गोल्ड फॉइल से, तो कुछ जो पार्टिकल्स थे वो ऐसे थे जो सीधे निकल गए। इनके कंक्लूजन से क्या था कि जो पार्टिकल सीधे निकले हैं दैट मीन्स गोल्ड फॉइल के अंदर क्या है, कुछ एम्प्टी स्पेस है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो गए थे, अपने एंगल से थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए थे। इसका मतलब क्या था कि जो एटम है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है जिसके अंदर, जो कि रिपेल कर रहा है हल्का सा, ठीक है, जो कि अपने एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो अपने एंगल से क्या हो गए, टकरा के और वापस आ गए। इसका मतलब क्या था कि जो पार्टिकल्स हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चार्ज गेन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या था, ये एटम्स जो पार्टिकल्स थे, न्यूक्लियस जो है स्मॉलर साइज का है एटम से, वो टकरा के वापस आ गए। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस जो है स्मॉलर साइज का है देन द एटम, जिसके कारण से कुछ पार्टिकल्स क्या थे, टकरा के रिटर्न रीबाउंड हो गए। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट दिया था। बाद में कंक्लूजन यही निकला था कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ पार्टिकल्स सीधे चले गए हैं और कुछ पार्टिकल्स रीबाउंड हो गए हैं। यही आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। और जो पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते इसलिए लास्ट में आपकी गोल्ड फॉइल लगाई गई थी। ये बीच में आपका जो लगाए हुए हैं, लास्ट में डिटेक्टर लगा हुआ है, जिसके कारण से पार्टिकल्स का पता चलता है कि कौन से पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं और कौन से पार्टिकल्स आपके अल्फा पार्टिकल मतलब स्कैटरिंग हुई है।